नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम आपको बताएंगे अलीगढ़ जनपद से जुड़ी तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर, जिसमें सबसे पहले हम आपको बताएंगे कैसे सास शकुंतला देवी ने अपनी निर्दोष बहू नताशा को हत्या के केस में फंसाया। साथ ही आपको दिखाएंगे कब गोंडा निवासी युवक ने मरने से पहले वीडियो बनाया और उसमें युवती के धोखा देने की दास्तां बयान की। आगे आपको बताएंगे कैसे अलीगढ़ में आम आदमी पार्टी के द्वारा निकाय चुनाव को लेकर पूरी कर ली गई हैं तैयारियां। ऐसी ही तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर अलीगढ़ से है, जहां अलीगढ़ जनपद में एक मामला ऐसा भी सामने आया जहां एक सास ने अपनी ही बहू को हत्या के केस में फंसा दिया, और वो भी चंद पैसों के लालच में। सास शकुंतला देवी ने अपनी निर्दोष बहू नताशा को हत्या के केस में ही फंसा दिया। कोर्ट द्वारा 17 अक्टूबर 2019 को शकुंतला देवी को पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया था, क्योंकि वो डॉक्टर नरेंद्र चौधरी के हत्यारों के साथ साठगांठ कर चंद रुपए की खातिर उन्हें बचाने के भरपूर प्रयास कर रही थी। इस पूरे मामले पर पीड़ित बहू का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। जो कि सोनू उर्फ मनोज और राहुल और शीलू शर्मिष्टर और शोभित नागपाल, इनके खिलाफ एफआईआर कराई जाती है मेरी दादी के नाम से। दादी उसके बाद तक हमारे साथ लड़ती हैं, जितनी भी रैली होती है, धरने प्रदर्शन होते हैं, सब में वो साथ रहती हैं। एसएसपी को सिक्योरिटी के लिए लेटर देती हैं, सब कुछ उन्होंने इनके खिलाफ किया। फिर 1-1.5-2 महीने बाद वो बदल जाती हैं। वो ये कहने लगती है कि इन्होंने नहीं मारा, इन्होंने नहीं मारा। पहले वो कोर्ट में बयान देती है कि इन लोगों ने नहीं मारा, ये मासूम बच्चे हैं। उसके बाद जब हम तब भी पीछे नहीं हटते, फिर भी हम कार्रवाई करते रहते हैं उनके खिलाफ, तो वो राकेश विधायक के साथ साजिश करके, षड्यंत्र रच के मेरी मम्मी के पीछे पड़ जाती हैं कि इन्होंने मारा है, मम्मी ने मारा है, इनके संबंध थे किसी और से। इन्होंने डॉक्टर नरेंद्र चौधरी को रास्ते से हटाने के लिए मर्डर करवाया है, और इनके किसी और से संबंध थे और इसलिए मर्डर कराया है। अगर डॉक्टर नरेंद्र चौधरी को मरवाना होता या उनसे अलग होना होता, तो मरवाने से बेहतर तो ये था ना कि डिवोर्स ले लेते, अलग हो जाते। जब आप अपने बयानों में ये कह रहे हो कि मैं सेपरेशन के साथ रहती थी, सेपरेशन से रहती थी मेरी मम्मी, तो उससे अच्छा ये होता कि वो डिवोर्स ले लेती। और वो कहती है कि मेरी मम्मी संपत्ति की लालची है। मेरी मम्मी एक सरकारी अफसर है, मेरी मम्मी को अपनी सैलरी मिल रही है, आत्मनिर्भर है। उसके बाद ना कोई आज तक ऐसी संपत्ति आप हमें दिखा दीजिए जो कि मेरे पिताजी के नाम पे हो और मेरी मम्मी ने उसे घेरने का प्रयास किया हो। और मैं तो कहता हूँ कि अगर संपत्ति कोई जिसके लिए वो कह रही है वो इन दी एंड मेरे पिताजी की थी, तो वो मेरी थी ना। लेकिन एक संपत्ति का कागज ला के दिखा दें जो आज तक हमने क्लेम किया हो कि ये संपत्ति हमारी है। हम सिर्फ और सिर्फ न्याय के लिए लड़ रहे हैं। ऐसे गुंडे, उत्तर प्रदेश का जो पूर्व विधायक रहा है, गुंडा रहा है, उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। तो इस बात की सजा मुझे और मेरी मम्मी को दी जा रही है। मैं डॉक्टर नरेंद्र चौधरी का इकलौता बेटा हूँ। इकलौता बेटा होने के बाद भी मेरे ऊपर भी अब सवाल उठाए जा रहे हैं कि मैं क्यों लड़ रहा हूँ। अगर पिता के लिए पैरवी करना गलत है तो हमने गुनाह किया है, मतलब फिर तो मैंने भी गुनाह किया है ना। माता जी ये पूछती हैं कि भाई तुम पैरवी क्यों कर रहे हो, क्या करें, छोड़ दें, हत्यारे घूमते रहे सड़कों पे आराम से। उनके किसी भी इल्जाम का उनके पास जो वो इल्जाम लगा रही है उसका एक सबूत नहीं है। जब कोर्ट के हमारे पास ऑर्डर है, जब जज साहिबा ने ये उनसे पूछा कि आपको कैसे पता है कि इन्होंने नहीं मारा और इन्होंने मारा है, तो उन्होंने अपना बयान से, आप तो घर पे सो रही थी, आपने अपनी आंखों से देखा था क्या, तब उन्होंने कोर्ट में ये कह दिया कि नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि मेरी बहू ने मारा है, पर मुझे नहीं पता, इन्होंने नहीं मारा, मुझे इतना पता है। इसका और क्या हो सकता है जब राकेश विधायक जैसे गुंडे, बदमाश लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। जो कि पिस्टल का तस्कर है, उसका घर फरारी हाउस के नाम से फेमस हो गया था, पूरे अलीगढ़ में जितनी हत्याएं हुई सबको बचाने में उसका हाथ था। ऐसे आदमी के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, इसी की सजा हमें मिल रही है। मेरी माताजी से ये है कि वो किस तरीके से पैसे लेकर के या किस तरीके से वो मैनेज हुई हैं, जो भी हुआ है वो बिल्कुल झूठे आरोप लगा रहे हैं। और वो हमेशा से ही लालची रही है। उनके ऊपर दहेज प्रताड़ना के भी केस चल रहे हैं मेरी दादी के ऊपर। पक्ष नहीं है जिस तरीके से आपकी सास ने जो आपके हत्या का आरोप लगा दिया। जी, कोर्ट बिल्कुल निष्पक्ष नहीं है। हमारी जांच पहले एडीजे 5 में चल रही थी, बहुत अच्छे से चल रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। उसके बाद इन्होंने लगा कि इनके खिलाफ कुछ नहीं हो रहा, इनसे कुछ मैनेज नहीं हो पा रहा, इन्होंने एडीजे 14 में ट्रांसफ़र कराया। फिर एडीजे 14 बहुत अच्छे से काम कर रहे थे, फिर भी इनसे मैनेज नहीं, तो इन्होंने एडीजे 1 में कराया। एडीजे 1 में मुझे बहुत बुरी तरह फंसाने की कोशिश की है। उन्होंने एक एप्लीकेशन पे अपने
जो मैंने आपको अभी दिखाई, एक एप्लीकेशन पे अपने गवर्नमेंट काउंसिल ADGC द्वारा रिमार्क डलवाए और फिर मुझे 3 बजे बुलाया गया और मुझसे ये कहा गया ये तुमने लिखा है, जो कि बिल्कुल झूठ था। उसके बाद उन्होंने मुझ पे उसी पे कई सारी धाराएं लगा दी गई। उसके बाद शकुंतला देवी को बुलाया गया। शकुंतला देवी गई, जो मर्डर के टाइम सो रही थी अपने घर पे, है ना, वो जाती है, वो कहती है कि मेरी बहू ने मारा है एक लड़का जो राकेश विधायक का गुंडा है, जो मैं पहले पुलिस में भी जानती हूँ, जिसका नाम FIR में है, उसके साथ इसके संबंध है और इसने उसके साथ या किसी औरों के साथ मिलके मेरे लड़के को मरवाया, जबकि उस वक्त मैं गाजियाबाद में थी, मेरी ड्यूटी गाजियाबाद थी। उनके सिर्फ इस बयान पे, सिर्फ एक इस पे कि इसने बनाया, वो भी जब वो सो रही है, उन्हें पक्का भी नहीं पता, उस पे ADJ ने मुझे मुजरिम बना दिया, 319 की कार्रवाई कर दी मेरे खिलाफ, मुझे जेल जाने की तैयारी कर दी और ADJ 1 ने मुझे खुलेआम डाइस पे 22 तारीख को बुला के कहा या तो तुम पीछे हट जाओ, राकेश विधायक से पीछे अलग हट जाओ, नहीं तो तुम्हें जेल भेजूंगा। जब DGC जितेंद्र जी बहुत अच्छा काम कर रहे थे, उन्होंने कहा सर ये आप गलत कर रहे हैं, इस तरह से काम नहीं होता कोर्ट में। तो ADJ मनोज कुमार ने कहा कि अगर तुमने इनकी तरफ ली या तुम बीच में बोले तो तुम्हें भी मैं जेल कराऊंगा और तुम पे 302 का मुकदमा दर्ज कराऊंगा, ये ADG करो। और उसके बाद हमें लगा शायद कोई जज ऐसे तो करेगा नहीं, बिना साक्ष्य बिना गवाह के इस तरह से झूठा तो फंसाएगा नहीं किसी को, जब कोई बात ही नहीं है। लेकिन मैं इलाहाबाद गई हुई थी, पीछे से पता चला कि इन्होंने मेरे खिलाफ 319 की कार्रवाई कर दी, मुझे मुजरिम बना दिया, 120 भी और पता नहीं कितनी सारी धाराओं में मुझे मुजरिम बना दिया। अब हाईकोर्ट का रुख करेंगे जो जी ADJ जी के खिलाफ है? जी ADJ के खिलाफ है, मैं हाईकोर्ट का रुख करूंगी और मैंने किया भी है। वहाँ हाईकोर्ट गई हूँ मैं, देखिए मुझे न्याय पे पूरा भरोसा है, न्यायालय पे, हाईकोर्ट मुझे डेफिनेटली रिलीफ देगी, है ना, क्योंकि जब मैंने कुछ किया ही नहीं है, मैं बिल्कुल पूरी तरह से निर्दोष हूँ, सिर्फ अपने हस्बैंड की पैरवी कर रही हूँ। जो कि शकुंतला देवी ने एक चीज़ और लिखी कि ये पैरवी क्यों कर रही है, मेरा बेटा अनाथ हो जाता है, मैं विडो हो जाती हूँ और मैं अगर अपने हस्बैंड के हत्यारों को, राकेश विधायक सिंह जैसे गुंडे को पैरवी कर रही हूँ, जेल पहुंचाना चाहती हूँ या सजा दिलवाना चाहती हूँ, जिसने 10 हत्याएं की हैं, इसमें क्या गलत कर रही हूँ? अगर कोई न्याय के लिए लड़ रहा है तो वो गलत है, इसलिए मुझे सजा दी जा रही है कि तुम पैरवी क्यों कर रही है, आप हटिए पीछे पर। अच्छा, राकेश विधायक का इंटेंशन क्या था आपसे, क्यों आखिर मतलब जो आपकी पति की हत्या में उनका नाम आ रहा है? जी, राकेश विधायक का इंटेंशन ये था, एक तो हमने जमीन खरीदी थी गभाना पे, है ना, वो जमीन करीब आज की डेट में 10 करोड़ के आसपास की है, वो जमीन वो लेना चाहता था, जो मेरे नाम से जमीन थी और मेरे पति उसमें विटनेस थे, 2013 की बात है। वो मेरे डॉक्टर पे दबाव डाल रहा था कि ये जमीन मुझे दो, अपनी हस्बैंड। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से है, जहां अलीगढ़ में आम आदमी पार्टी के द्वारा निकाय चुनाव को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। निकाय चुनाव में जीत का परचम लहराने के लिए आम आदमी के द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों की नियुक्ति भी की गई। आपको बता दें, अलीगढ़ में निकाय चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी के द्वारा सभी सीटों पर जीत हासिल करने की बात कही गई है। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ के शहर का है, जहाँ आम आदमी पार्टी के द्वारा निकाय चुनावों को लेकर तैयारी पूरी करते हुए जीत का दावा किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि अलीगढ़ जिले में 15 नगर पंचायत, 2 नगर पालिका व 90 वार्ड हैं, जिन पर नगर पंचायत व नगर पालिका व वार्डों पर अध्यक्ष व प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। निकाय चुनावों में जीत का परचम आम आदमी पार्टी के द्वारा लहराया जा सके, इसको लेकर हर रोज तैयारियां की जा रही हैं। आज भी उनके द्वारा प्रेस वार्ता करते हुए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं पूरे मामले पर मनोज सिसोदिया को जेल भेजने का जब कारण पूछा गया तो उनके द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि ये पूरी भाजपा की चाल है। बंधु आए हैं, सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का जो मुख्य उद्देश्य है वो है जिला अलीगढ़ के अंदर जो 15 नगर पंचायतें हैं, 2 नगर पालिकाएं हैं, महानगर के अंदर 90 वार्ड है। तो 90 वार्डों के हमने उन्हें अध्यक्ष बनाए हैं, पंचायत और पालिका के अंदर हमने प्रभारी बनाए। तो इस तरह से हम लोग कमर कस ली हम लोगों ने निकाय चुनावों को लेकर के। उसी सिलसिले में आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। अगले 15 दिन तक ये जो हमने अध्यक्ष और प्रभारी बनाए, अगले 15 दिन तक ये लोग सदस्यता अभियान चलाएंगे। ये लोग लोगों के बीच में जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे। जिस तरह के यहाँ पे मुद्दे भ्रष्टाचार को लेकर आए दिन उठते रहते हैं, उस पर लोगों को ये जागरूक करेंगे भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर के। और जो हाउस टैक्स है वो आपका हाफ होगा और वाटर टैक्स माफ होगा। इस तरह की घोषणाएं आदरणीय संजय सिंह जी के द्वारा
की गई है, तो उन्हीं को लेकर के हम लोग यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी में भी भ्रष्टाचार के मुद्दे लग रहे हैं, जिनको सिसोदिया जी को जेल भेज दिया भ्रष्टाचार को लेकर, फिर कैसा रहेगा? देखो, जहां तक भ्रष्टाचार की बात मैं करूं तो सबको पता है कि किस तरह से वो गलत आरोप लगा करके भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के बड़े लीडर को टारगेट कर रही है, उन्हें जेल भेजने का काम कर रही है। और जहां तक भ्रष्टाचार की बात करोगा तो सबसे जो बड़ा भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और जब भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारी, तो ऐसा लगता है कि जैसे ओसामा बिन लादेन शांति की अपील कर रहा हो। तो क्या जिस तरीके से आम आदमी पार्टी जब से बनी है, उत्तर प्रदेश में कामयाब क्यों नहीं हो रही है? देखिए, बड़ा राज्य है, 75 जिले हैं, तो थोड़ा समय तो लगता है, लेकिन इतना जरूर है जो मैं आप लोगों से कहूंगा कि भाजपा के खिलाफ लड़ाई में उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे मजबूत स्थिति है। हमेशा आपको आम आदमी पार्टी दिखती आई है और दिखती रहेगी। आप किसी भी जिले में चले जाइए, जो भी भाजपा ने जनता के खिलाफ, लोगों के खिलाफ गलत नियम बनाए होंगे, इस तरह की गलत घोषणाएं की होंगी जिन पर वो खरी नहीं उतरी, जिस तरह से आगामी जल्दी में आपके 23% बिजली के बिल बढ़ाए, तो विपक्ष का जो रोल है पूरी तरह से आम आदमी पार्टी ही निभा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। निकाय चुनाव में लेकर किस मुद्दों को लेकर आएगी आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी का जो मेन मुद्दा, मुख्य मुद्दा, एक तो हाउस टैक्स हाफ रहेगा, वाटर टैक्स माफ रहेगा, सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, और जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है अलीगढ़ के अंदर, इस भ्रष्टाचार के ऊपर चोट करने का काम करेगा। कल अलीगढ़ में रोयावाड़ा इलाके में कब्रिस्तान की बाउंड्री को लेकर विवाद हुआ है, क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? इस मुद्दे को लेकर के हम लोग मीटिंग्स करने के लिए अलीगढ़ के अंदर आए हुए थे। खुद मुझे रात को 12 बजे होटल के अंदर अरेस्ट किया गया, सुबह लगभग 10 बजे तक थाने के अंदर भी मुझे रखा गया। जब मैंने पूछा भैया क्यों अरेस्ट मुझे कर रहे हो, और मैंने पता किया तो पता चला कि यहाँ पे शमशान घाट और कब्रिस्तान एक ही साथ में लगे हुए हैं। हिंदू भाइयों ने, मुस्लिम भाइयों ने जिस रास्ते के लिए मांग कर रहे थे हिंदू भाई कि हम लोगों के पीछे शमशान घाट में जाना, तो उन्होंने मिल करके बैठ करके एक रास्ता बीच में से निकाल कर उनको दे दिया गया, मामला वहां पे हल हो गया। लेकिन सोचने विचारने वाली बात यही है, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के गुंडों को पता चलता है कि इस तरह का कोई मैटर है, और ये लोग प्यार से उसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा है वो ऑक्सीजन के लिए काम करता है। एक तरह से ऑक्सीजन है भारतीय जनता पार्टी की, हिंदू मुस्लिम करके वो सत्ता की मलाई चाटती है, ये सबको पता है। भारतीय जनता पार्टी का मतलब है भारतीय गुंडा पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के गुंडे वहां पे जाते हैं, वहां पे उपद्रव करते हैं, गाली गुप्तार करते हैं, वहां पे बदमाशी करते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि ये लोग सरकार में बैठे पूरी ताकत के साथ। बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा थाने पर बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ी गई और आईपीएस अधिकारी से कहा गया कि तेरी बुद्धि खराब हो गई है, तो ऐसा क्या माहौल बना दिया? जमीला पे भी अटैक किया गया है, जानलेवा हमला किया गया है, ऐसा उसका देखो, इस विषय में मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, खुद मेरे कितने ही पुलिस अधिकारी जो दोस्त हैं, रात से सुबह तक मैं भी पुलिस के बीच में रहा, एक एक पुलिस वाले का यही कहना है कि हमारे सामने जो सबसे बड़ी समस्या वो भारतीय जनता पार्टी है। हम लोग कहीं ना कहीं इस वर्दी में हैं, तो हमें अधिकारियों का आदेश मानना पड़ा, अधिकारियों को नेताओं का आदेश मानना पड़ता, लेकिन मजबूरी हमें पता है, सच्चाई है कि यदि उपद्रव कर रही उत्तर प्रदेश के अंदर तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। ये जैसा चाह रहे हैं वैसे उत्तर प्रदेश को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लोकतंत्र है नहीं यहाँ पे उत्तर प्रदेश। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से आपकी जो फ्री पॉलिसी है वो कामयाब क्यों नहीं हो पा रही है, या आपके कार्यकर्ता आपके पॉलिसी है पहुंचा नहीं पा रहे हैं, या जनता का जो फ्री वाली पॉलिसी ले नहीं पा रही? देखो, जहां तक फ्री पॉलिसी की बात है, तो यहाँ पे जहां पे उत्तर प्रदेश में आप लोग खड़े हो, यहाँ पे जातिवाद और धर्मवाद की चीजें ज्यादा चल रही है, और ये जो जहर घोलने का काम किया पुरानी पार्टियों ने किया है, तो उस जाल से, उस मक्कर जाल से निकलने में थोड़ा समय तो लगेगा। लोग जागरूक हो रहे हैं, उनको पता है कि देश हित में क्या, राज्य के हित में क्या चीजें हैं। पुलिस विभाग जो नौकरी पाता है, जब शपथ लेता है, संविधान की शपथ लेता है, आपने कहा कि सरकार पुलिस को काम नहीं करने दे रही, तो पुलिस सरकार क्या पुलिस की नौकरी लगाती है कि संविधान के ऊपर पुलिस नौकरी करती है? नहीं, आपके सवाल का मैं सीधा सा जवाब देना चाहूंगा। ये जितने भी नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो दुनिया भर के लाखों करोड़ों रुपए के घोटाले करते हैं, क्या ये शपथ नहीं लेते हैं? ये भी तो ईमानदारी से शपथ लेते हैं कि मैं अपने राष्ट्र के प्रति ईमानदार रहूं, ईमानदारी से काम करूं। ये क्यों नहीं अपनी कसम पे खरे उतरते? तो भ्रष्टाचार तो वहीं से शुरू हो रहा ना। इनके सामने तो मजबूरी होती है। खुद मैं सेना में रहा हूँ 20 साल, तो मुझे पता है क्या होता है बेल्ट सर्विस के अंदर। तो ये लोग तो मजबूर है, आदेश दिया जाएगा, आदेश नहीं माना तो अपने घर बैठी जाकर सस्पेंड होना पड़ेगा उनको। मजबूरी, रोजी रोटी, बच्चे पालने, उनको मानना पड़ेगा। कैसे अलीगढ़ जिला चला पाएगी पुलिस? देखो, अब अलीगढ़
पुलिस नहीं चला रही है, आप ये समझ लीजिए अच्छे से, आप पुलिस अलीगढ़ नहीं चला रही है, अलीगढ़ को भारतीय जनता पार्टी के गुंडे चला रहे हैं यहाँ पे। तो फिर पुलिस को हट जाना चाहिए, फिर यही चला देंगे। देखो कहीं ना कहीं इनको पर्दा चाहिए, पर्दे के पीछे से सिस्टम चलाना है इनको। तो पर्दा इन्होंने क्या कर रखा है, पर्दे के पीछे खुद खड़े आगे इन्होंने पुलिस को कर रखा है। एक तरह से सिर्फ और सिर्फ मुंह बंद करके पुलिस यहाँ पे काम कर रही है, उसके पास में कुछ नहीं है। यहाँ के चाहे विधायक की बात कर लो, सांसद की बात कर लो, यहाँ पे टोटल से सब भाजपाई है। जब भाजपाई है सत्ता में पूरी तरह से नीचे से लेके ऊपर तक, फिर क्यों ये उपद्रव हो रहे हैं? ड्यूटी किसकी बनती है सब संभालने की? क्यों नहीं भाजपा संभाल पा रही? कल के विवाद के बाद अलीगढ़ की आवाम से और प्रशासन से किस तरह की अपील करेंगे आप? देखो मेरी तरफ से आम आदमी पार्टी आदरणीय संजय सिंह जी की तरफ से एक सीधी सी सिंपल है कि हम लोग भाईचारे की बात करते हैं, हम लोग सौहार्द की बात करते हैं, हम लोग वसुदेव कुटुंब की बात करते हैं, और हमारे जो उद्देश्य है राजनीति करने का जीवन का, वो सिर्फ देश सर्वोपरि है। हम लोगों को देश को नंबर 1 बनाना है, इसी के लिए हम लोग राजनीति में आए। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में हो रही बेमौसम बरसात ने किसानों को बर्बाद कर दिया है। जहां क्षेत्रीय किसानों के खेतों में लहराती हुई फसलें बेमौसम बरसात के चलते जमीन में मिल गई हैं। खेतों में खड़ी फसलें बेमौसम बरसात से चौपट होने पर किसान अपनी तबाही के इस मंजर को देख सिहर उठे हैं। तो वहीं खेतों में खड़ी 18 बीघा गेहूं की फसल को रुंद आंखों से बर्बाद होते हुए देख किसान बोला, अब उसकी बेटी की शादी कैसे होगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि किसानों का कहना है बेमौसम बरसात में करीब 75 से 80% के करीब फसलें किसानों की चौपट होते हुए बर्बाद हो गईं। ऐसे में किसानों को सरकार से आस है कि बेमौसम बरसात से बर्बाद हुई फसल का सरकार उन्हें उचित मुआवजा देते हुए मदद करे तो ठीक, नहीं तो किसान वैसे ही मरा हुआ है। बेमौसम बारिश के चलते खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद होने के बाद किसान अपनी फसलों को देखने के लिए खेतों पर पहुंचे तो तबाही के मंजर को अपनी आंखों से देख किसान सिहर उठा। किसानों ने कैसे अपना दर्द बयां किया, आइए आपको सुनाते हैं। नरसिंहपाल सिंह, कहाँ रहते हैं? अलहदादपुर। कितना नुकसान हुआ होगा बारिश से? 80% नुकसान हुआ है। क्या मांग करते हैं? अनुदान राशि चाहते हैं गवर्नमेंट से। लड़की की शादी है और 15 बीघा गेहूँ में वो गए सगरे। अब क्या करें, अब कहाँ से शादी हो, कहाँ से पैसा आवे। और सरकार से अनुरोध है कि धनराशि मुहैया कराए, पढ़ाई लिखाई MA पास कराई, अब उनकी शादी है। क्या लग रहा है इस मौसम में पहले भी कभी बरसात नहीं हुई? ये बेमौसम बारिश से सब किसान पट्टे हैं और पूरे क्षेत्र के लोग परेशान हैं। लेखपाल या उनको भेज करके सर्वे कराए और सर्वे के बाद इनको पैसा मुहैया कराए, ताकि जो है ये अपने किसान लोग कुछ न कुछ अपना धंधा पानी या ब्याह शादी या कोई मकान वगैरह बनावे। यही गवर्नमेंट से हमारे लिए अनुरोध है और निवेदन करते हैं। धन्यवाद। क्या नाम है? मेरा नाम जोगिंदर सिंह। कहाँ रहते हैं? अलहदादपुर। क्या कितना नुकसान हुआ होगा? अब आपके सामने मौजूद है 70, 75, 80 तक नुकसान हुआ। आप देख रहे हैं ये गेहूँ मेरे ही। अब बताओ जहाँ में का हिसाब में का बचा लेंगे, का कर लेंगे? मकान बनावें कि ब्याह शादी करें कि बालक ने पढ़ावे, का करें? अब आपसे गुजारिश यही है कि गवर्नमेंट हमें कोई कुछ मदद करे तो बढ़िया है, नहीं कि हम तो मर ही गई कुछ मरनी हमारी है। हमारी तो नुकसान कितने बीघा जमीन थी आपकी? हमारी 12 बीघा गेहूँ मुझे। सारा नुकसान हो गया? सारा नुकसान आपके सामने है मौजूद। आप इसी खेत में ठाड़े हैं। क्या नाम है आपका? प्रेम किशोर। कहाँ रहते हैं? अलहदादपुर है ना? बरला। क्या कितना नुकसान हुआ जिस तरीके से बेमौसम बारिश हुई है? 17-18 बीघा गेहूँ में सब यही हाल है। वो है जो मेरे हाथ में लग रहा है, देखो जी का हाल है, रोज ये हाल है। बेटी की शादी है, कैसे करूँगा बताओ? बैसाख को ब्याह हो इस लड़की को, बताओ हाल खराब है बिल्कुल करते ही। जो कुछ सुविधा मिल जाए वो बढ़िया है, और क्या सरकार की ओर से और क्या है। कितने % खेती में नुकसान हुआ होगा? मेरे अंदाज में 70-75% तो नुकसान है ही है। हाँ, तो क्या मांग करते हैं? अब यही मांग करते हैं कि सब जो कुछ मतलब जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हमें सुविधा मिल जाए तो हम बेटियों की शादी वादी अपने कर दें। ये किसान लोग सभी लोग बहुत परेशान हैं ज़्यादा, तो हम ये देख रहे हैं कि कुछ सुविधा मिल जाए वो बढ़िया है। अब कोई जबरन तो है नहीं कि ना जी ये कर दो या वो कर दो, अब जो कर दे तो बढ़िया है। जो कर अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्रों ने अल्लाहू अकबर का नारा लगाने वाले छात्र वाहिद दुर्जमा के निलंबन वापस लेने की मांग को लेकर प्रोटेस्ट मार्च निकाला। ये प्रोटेस्ट मार्च मौलाना आजाद लाइब्रेरी से बाबा सैयद गेट तक निकाला गया। इस दौरान कुलपति को संबोधित ज्ञापन प्रॉक्टर को सौंपा गया। छात्रों ने इसके साथ ही कई अन्य मांगे भी की, जिसमें कुलपति चयन को लेकर एएमयू में छात्र संघ और अमूटा के इलेक्ट्रेट रिप्रेजेंटेशन की मांग की गई। एएमयू में कुलपति का कार्यकाल मई में खत्म हो रहा है, जिसके चयन की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं की गई है। छात्रों ने क्या बताया, आइए आपको सुनाते हैं। जी सर, ये लड़कों ने कुछ अपनी बात रखी है जिसमें 4-5 चीज़ें हैं और काफ़ी मौजूद है, आपने देख ही लिया है। वाइस चांसलर साहब को ये एड्रेस किया है, हम उनको इस मेमोरेंडम को उनके पास पहुँचा देंगे और उस पर जो भी डिसीजन होगा वो लड़कों तक पहुँच जाएगा। पीछे रही है हल्का। हमारी कुछ डिमांड है और हमने एक मेमोरेंडम दिया है वाइस चांसलर के नाम और प्रॉक्टर साहब ने रिसीव किया है। हमारी पहली डिमांड ये है कि वाइस चांसलर इलेक्शन होने वाले हैं, उसमें इलेक्टेड स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ज़रूरी है। आज के हालात भी बहुत ही ख़राब हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि स्टूडेंट का रिप्रेजेंटेशन भी होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टूडेंट को परेशानी आती है, बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है यहाँ पर और प्रोफेसर हजरात जो है सुनते नहीं है स्टूडेंट्स की, जो जनरल स्टूडेंट्स हैं। दूसरा पॉइंट हमारा ये है, जो हमारे भाई हैं नॉन टीचिंग वाले, उनको जो है उनका सिलेक्शन कमेटी नहीं हुई है। हम चाहते हैं स्क्रीनिंग के थ्रू उनकी सिलेक्शन कमेटी हो। परेशान हैं, उनकी फैमिली हैं, उनके पूरे परिवार हैं। हमें बड़ा दुख है क्योंकि ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से है और एम्प्लॉइयों से भी है, प्रोफेसर से भी है, किसी एक से नहीं है। अगर कोई ये समझता है कि हम इस यूनिवर्सिटी को एक ही इंसान जो है इसको लीड कर सकता है, ऐसा संभव भी नहीं है और हो भी नहीं सकता, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी है तो हम सब की वजह से है। हम सब नहीं होंगे तो यूनिवर्सिटी भी नहीं होगी। इसलिए ख़ास तौर पे मैं वीसी साहब से कहना चाहता हूँ, वो बहुत दयालु हैं, उन्होंने हर लोगों की मदद करी है। मैं चाहता हूँ अपने एम्प्लॉइयों की मदद करें, स्क्रीनिंग के थ्रू उनको जो है उनकी सिलेक्शन कमेटी कराई जाए, उनको परमानेंट किया जाए, जो उनके बीच में परेशानी आ रही है और उनको लग रहा है कि बाहर कुछ अगर दिक्कतें आ रही हैं, जैसे दिल्ली से बात नहीं बन पा रही है, अगर उनको लगता है कि स्टूडेंट लीडर बात करें तो हम खुद इसके लिए तैयार हैं, हम खुद बात करेंगे। क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसकी नहीं सुनी जाती है, लेकिन हम लोगों की सुनी जा सकती है, क्योंकि हम स्वतंत्र हैं, फ्रीडम है, हमको मिला हुआ है, हम उसके थ्रू अपनी बात रख सकते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा ये है, पीजी कोर्सेज, पैरामेडिकल कोर्सेज, प्रोफेशनल कोर्स में एज लिमिट क्राइटेरिया जो है एक बना दिया है, जिसके तहत आप उससे ज़्यादा अगर ओवर एज हो जाएंगे तो आप एडमिशन नहीं ले सकेंगे। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, कहीं भी कोई एज बैरियर नहीं है। ये हमारे साथ गलत हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है इस यूनिवर्सिटी के अंदर। मैं वाइस चांसलर साहब से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि एज लिमिट क्राइटेरिया को ख़त्म किया जाए। आप यूजी में रख सकते हैं लेकिन पीजी में नहीं रख सकते। अगर कहीं रखा हो तो बताइए आप पूरी यूनिवर्सिटी में, ये गलत है सरासर। मैं उनसे निवेदन कर सकता हूँ, रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, इसको तुरंत तत्काल प्रभाव से ख़त्म किया जाए। चौथा पॉइंट हमारा ये है कि एक लड़के का सस्पेंशन कर दिया गया था वाहिदुज्जमा का अल्लाह अकबर के नारे पर, लेकिन कोई उसने इतना बड़ा गुनाह नहीं कर दिया। नारे तो किसी भी लग सकते हैं, आर्मी में भी लग सकते हैं, कहीं भी लग सकते हैं, तो एक इदारा है, एक यूनिवर्सिटी है। तो मैं चाहता हूँ उसको जल्दी उसका सस्पेंशन वापस होना चाहिए। और एक पॉइंट ये है हमारा, MBA और MSW का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो मर्ज कर दिया है, वो उनका डिफरेंट सिलेबस है, इसलिए मैं चाहता हूं कि उनका जो है अलग अलग सेपरेट एक जो है एग्ज़ाम होना चाहिए। यही मेरी कुछ डिमांड है। मैं इंतजामिया से दरख्वास्त करता हूं इस पर गौर व फिक्र किया जाए और इन डिमांडों को पूरा किया जाए जो स्टूडेंट के फलाह महदूदी के लिए हो। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।